सुबह अनाया की आंख खुली तो पल के रात जगह का खुमार बयान करती बोझल सी थी। इसने गहरी सांस भरते जरा सी आंखें खोली तो अगला मंजर देखकर इसकी पूरी आंखें खुलती नींद से भग उड़ गई थी कि वो चेहरे के बिल्कुल सामने शर्टलेस बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा पुरुष और खुमार आलूद बहकी सी निगाहों से इसकी जानब देख रहा था। हाशिर, अनाया ने कंफर्टर को मुट्ठियों में दबोचते रूहान से होकर उसे पुकारा। रात से भी ज्यादा हसीन लग रही हो। मेरी मोहब्बत का खूब रंग चढ़ा है तुम पर, इसने गहरे लहजे में कहा था। अनाया के कान सुनते पसीने से तर हो गए। हमें अब उठ जाना चाहिए, अनाया ने संजीदगी से कहा तो हाशिर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। हाथ बढ़ाकर इसे थामना चाहा मगर वो बिदक कर इससे दूर हटी। हाशिर की मुस्कुराहट गहरी हुई लेकिन बिजली की सी तेजी से अनाया को समझने का मौका दिए बगैर इसे कलाई से थामकर अपनी जानब झटके से खींचा तो अनाया इसकी कुशादा सीने पर आन गिरी। वो इसकी इन शरारतों से बुरी तरह भौंकला गई थी जो अपनी शर्ट में इसे फिर ऐसी निगाहों से देख रहा था कि अनाया का दिल किया कहीं छुप जाए मगर वो इसे बाहों में भर चुका था। हाशिर, आपने सारी कसर आज ही निकालनी मुझे परेशान करने की, अनाया ने इसके सीने पर मुक्के मर बरसाए तो वो हंस गया। अनाया ने इसके सीने पर हथेली रखी और अपनी थोड़ी अपने हाथ पर रखकर इसकी मसरूर सी आंखों में झांका। हाशिर, इससे ज्यादा खुश मैंने आपको कभी नहीं देखा। इससे पहले मैं भी कभी इतना खुश हुआ भी नहीं ना। हाशिर ने इससे सच कहा था कि इसकी गुर्बत में इस कदर सुकून पाया था कि हाशिर खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। हाशिर चौंका था। सुबह के तकरीबन 11 बज चुके थे। बाहर से उमैर की रोने की आवाज़ें आ रही थी तो क्या वो वापस लौट आई थी? उठो, फ्रेश हो जाओ अनाया। इसने अनाया का चेहरा चूमते हुए इसे अपनी बाहों से आज़ाद किया तो वो जल्दी से खुद को समेट कर वॉशरूम चली गई। वो दोनों रूम से बाहर आए तो सामने ही समरा उमैर को गोद में लिए बैठी थी। इन्हें अपने सामने पाकर समरा ने बड़ी गहरी निगाहों से इन्हें देखा था। इससे धड़का था कि इसके खदशात सच साबित ना हो जाए मगर शायद ऐसा कुछ नहीं था। तभी सर झटक कर हाशिर की जानब मुतवज्जा हो गई। पूरा एक माह गुजर गया था खुद को हवाओं में उड़ते महसूस करके। अनाया बेतहाशा खुश थी हाशिर की अपने लिए मोहब्बत और दीवानगी दिन ब दिन बढ़ते देख के यूं लगता तो दर से दुनिया जहाँ की खुशियाँ और दौलत इसकी झोली में डाल दी गई हो। समरा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो मेडिसिन लेकर जल्दी ही सोने चली गई थी। हाशिर अनाया को डिनर के लिए बाहर लेकर गया था। इसने आज हाशिर की फरमाइश पर ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी जिसमें इस पर से निगाहें हट नहीं रही थी। वो लोग बाहर से वापस हवेली आए तो हर तरफ जैसे हूँ का आलम था। हाशिर ने गर्म जोशी से अनाया का हाथ थाम रखा था। एक और खुमार भरी वसल की रात इनकी मुंतजर थी। हवा भी यूं नहीं, वो इसे अपने पसंदीदा लिबास में देख के खुद से ही बेगाना होती जैसे अपने होश खो बैठा था। इसीलिए इसे खुद में गुम करता गया। वो अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी जाने कौन से खदशे कौन से धड़के थे जो चैन नहीं लेने दे रहे थे। तबीयत खराबी का बहाना बनाकर लेटी तो वाकई वो दोनों तैयार होकर बाहर निकल गए और अब वापस लौट कर अपने कमरे में बंद हो गए थे। समरा को जब चैन ना पड़ा तो वो दबे कदमों अपने कमरे से बाहर निकली और ऊपर की जानब चली आई। इसके पास हाशिर के कमरे की डुप्लीकेट कीज थी। वो कमरे के दरवाजे तक आई और बड़ी आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा चाबी से खोल दिया। दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो अंदर का मंजर देखकर समरा के पैरों तले से जमीन से रख गई थी। वो जिस हालत में हाशिर की बाहों में मौजूद थी, समरा का दिल किया धाड़े मार मार कर रोई। वो दरवाजा क्लिक करके लॉक करती इन्हें कदमों अपने कमरे में वापस लौट गई थी। इसके जाने के बाद हाशिर ने अपनी बंद आंखें खोली और एक सर्द सी आह भरी। चलो एक ना एक दिन तो इसे इनके रिश्ते की हकीकत का इल्म होना ही था तो आज ही सही। समरा अपने कमरे में चली आई और फिर बिलक बिलक कर रोते तमाम कमरे की ईंट से ईंट बजा दी। सुबह अनाया कोई ज़रूरी काम का बोलकर हवेली से बाहर निकली थी। हाशिर ने कहा भी कि वो इसे साथ ले जाएगा मगर अनाया ने कहा कि वो हाशिर को कोई सरप्राइज़ देना चाहती है। हाशिर अपने कमरे में ही बंद रहा। छुट्टी की दिन था। वो काफ़ी लेट कमरे से बाहर निकला। लाउंज में आए तो समरा वहाँ मौजूद नहीं थी। हाशिर को खाली घर देखकर कुछ अजीब सा लगा। कुछ ज़्यादा ही गैर मामूली महसूस होने पर वो समरा के कमरे में आया था। अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर गुमसुम सी बैठी थी। हाशिर परेशान हुआ क्योंकि वो चेहरे पर इंतहाई सर्द और स्पॉट तासुरात सजाए कदम कदम चलती हाशिर की जानब ही आ रही थी। क्या बात है समरा, तुम ठीक तो हो? ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? मैं अनायक को स्लो पॉइजन दे रही हूँ, इसने इत्मीनान से कहा। काम मुकर्ररा वक्त से बहुत ज्यादा जल्दी मुकम्मल हो चुका था। वो हंसी खुशी हवेली वापस लौटी थी। अपनी सारी जायदाद और जमा पूंजी हाशिर के नाम की थी। अभी अभी ये भी कंफर्म करके आ रही थी कि वो प्रेग्नेंट है।
وہ کئی دنوں سے یہ ایک ساتھ سرپرائز پلان کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کینیڈا کی 2 ٹکٹس بھی لائی تھی۔ وہ عاشق کے ساتھ وہاں جا کر ایک مرتبہ موسیٰ برہان سے مل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس پاکستان آنا چاہتی تھی۔ اس کے بابا نے کینیڈا میں دوسری شادی کر رکھی تھی۔ یہ اسے بہت پہلے ہی اس کے بابا اسے بتا چکے تھے۔ اس میں سے اس کا ایک بھائی تھا جس سے وہ کافی محبت سے ملتی تھی، لیکن جب پیسے گئے تو بیوی بھی چلی گئی اور اس بچے کو اس کے باپ کے حوالے کر گئی۔ تب سے موسیٰ برہان ان کے پاس ہوتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ اس سے مل کر بتانا چاہتی تھی کہ اس نے پاکستان شادی کر لی ہے اور اب وہ مستقل پاکستان میں ہی رہے گی۔ خوشی اتنی تھی کہ پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ حویلی واپس لوٹی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ساری چیزیں کمرے میں رکھ کر حاشر کی تلاش میں کمرے سے باہر نکلی۔ سارا گھوم پھر کر دیکھا، آخر سوچا کیوں نہ سمرا بھابھی سے حاشر کا پوچھ لیا جائے۔ وہ ان کے کمرے کی جانب آئی، مگر اندر سے بلند آوازوں میں اپنے نام کی تکرار سن کر ٹھٹک کر رکی تھی۔ میں عنایہ کو سلو پوائزن دے رہی ہوں حاشر۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سمرا؟ ہوش میں تو؟ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہی طے ہوا تھا۔ اب تم اونچی آسامی دیکھ کر مزید پھسل رہی ہو تو یہ الگ بات ہے۔ سمرا نے طنز کیا، تیر اچھالا تو حاشر بلبلا اٹھا۔ کیا بکواس ہے یہ سمرا؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بے وفائی کرنے کی حاشر؟ اس نے چلاتے ہذیانی سا ہو کر اس کا گریبان جھنجھوڑا۔ جب یہ طے تھا کہ وہ آئے گی آپ سے نکاح صرف اپنے بچوں کی خاطر کریں گے، اس کا پیسہ حاصل کرنے کی، تو پھر وہ سب کیا تھا جو رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ میں آپ کی بیوی ہوں اور مرتے دم تک میں ہی آپ کی بیوی رہوں گی۔ اسے اپنی زندگی میں جگہ بھی کیسے دیا آپ نے؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اور اب اسے یا تو مرنا ہوگا یا واپس وہیں جانا ہوگا جہاں سے وہ آئی ہے۔ میں اسے سب سچ بتا دوں گی۔ میں نے طلاق کے پیپرز بنوا لیے، جنہیں تم ابھی کے ابھی سائن کرو گے۔ سمرا حلق کے بل چلائی تھی۔ عنایہ اس سے زیادہ نہیں سن سکتی تھی، سن ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اپنے کمرے میں آئی تھی، بس پوری ہستی کسی بوسیدہ عمارت کی طرح مسمار ہوئی تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی، بالکل ختم۔ تم بتا دو اسے سچ، کیونکہ یہ نیک کام میں آج ہی خود کرنے والا ہوں۔ بتاؤ سمرا، تمہارے اور بچوں کے لیے میں حرام کھا کر اپنی قبر میں دوزخ کا ایندھن کیوں اٹھا کروں؟ کیا میری قبر میں حساب آ کر تم دو گی؟ تم آ کر جواب دو گی کہ میرے شوہر نے یہ سب میرے کہنے پر کیا، اپنے بچوں کی خاطر؟ نہیں نا، تو میں اپنی آخرت کس خوشی میں برباد کروں؟ میں نے اسے اپنے دل اور روح کی رضامندی سے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ جیسا چل رہا ہے بالکل ویسا چلے گا۔ میں پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگوں گا۔ وہ تو اتنی نیک دل ہے، مجھے پتا ہے مجھے معاف کر دے گی، لیکن مزید اب کوئی دھوکہ نہیں۔ تم نے یوں نہیں میرے ساتھ رہنا ہے، رہو، نہیں تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ حاشر نے اسے جھنجھوڑ کر کہہ کر غرا کر کہا تو سمرا خالی خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھی گئی، پھر اسے جھٹک کر لپک کر فروٹ باسکٹ میں اسے چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر رکھ دی۔ حاشر نے بھی برق رفتاری سے اسے دبوچ لیا تھا اور چھری والا ہاتھ جھڑک کر اس کی نیچے گرائی۔ وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ حاشر نے اسے صوفے پر دھکیل کر بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دھندلی آنکھوں کے دوران اس نے چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند کپڑے، ضروری سامان، اپنے ڈاکیومنٹس رکھے تھے، پھر پراپرٹی کے پیپرز اور ساتھ پریگننسی رپورٹ، کینیڈا کے 2 ٹکٹس بیگ کے سائڈ ٹیبل پر جوں کی توں پڑے رہے۔ وہ بیگ لے کر گھر سے باہر نکلی تھی۔ حویلی کے گیٹ کو پار کرتے چوکیدار نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بیوی جی، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ مگر وہ سن کب رہی تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہاں، مگر تیزی سے چلتی دنیا کی بھیڑ میں کہیں ضرور کھو گئی تھی۔ وہ سمرا سے جگا کر کے پریشان حال اپنے کمرے میں واپس لوٹا تھا۔ 2 سے 3 گھنٹے اس نے دماغ کھپایا تھا، اسے سمجھایا بجھایا تھا، کافی دیر گزر چکی تھی، وہ واپس نہیں لوٹی تھی۔ حاشر بار بار موبائل پر وقت دیکھے گیا، کہاں رہ گئی ہے یہ؟ حاشر نے اس کا نمبر ڈائل کیا تھا جو بند جا رہا تھا۔ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حاشر کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ 3-4 گھنٹوں سے جب زیادہ دیر ہونے لگی تو وہ اٹھا اور جلدی سے باہر نکلا۔ گیٹ پر واچ مین کے پاس آ کر رکا جسے اس نے 15 دن پہلے رکھا تھا۔ عنایہ بی بی ابھی واپس نہیں لوٹی ہے نا؟ حاشر نے کنفرم کرنا چاہا۔ نہیں صاحب، وہ تو تقریباً 4 گھنٹے سے پہلے جلدی واپس گھر آ لوٹی تھی، پھر جانے کیا ہوا اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر حویلی سے پھر سے نکل گئی۔ میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی تو انہوں نے بتایا نہیں، وہ حویلی سے جا چکی ہے۔ واچ مین نے پریشانی سے کہتے اس کے پیروں تلے سے زمین سرکائی تھی۔ حاشر کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی رفتار سے بھاگ کر اپنے کمرے میں واپس لوٹا تھا۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، اس کا تمام ضروری سامان کمرے میں نہیں تھا۔ ہاں، بیگ کے سائڈ ٹیبل پر چند پیپرز پڑے جو اس نے لپک کر اٹھا کر دیکھے۔ سب سے پہلے اس کی نظر پریگننسی رپورٹ پر پڑی تھی۔ وہ آنسوں کے ساتھ مسکرایا تھا، پھر وہ پراپرٹی پیپرز اور ٹکٹس،
वो ये सारे पेपर हाथों में थामे दीवारों की तरह नंगे पैर बाहर भागा था। इसने शायद कुछ सुन लिया था, मगर वो इसकी मताएं हयात थी तो बगैर पूरा सच जाने इसे छोड़कर कैसे जा सकती थी। वो फिर दीवानों की तरह इसे पूरे शहर में ढूंढता फिरता रहा। वो हवेली से सीधा एक गैर मारूफ से हॉस्टल में आई थी। सिर्फ चंद दिन लगे थे वो वापस कनाडा आई थी, मगर अपने पहले वाले एड्रेस पर जाने की गलती नहीं की थी। वो सीधा मूसा बुरहान के पास गई थी और उससे सारी बात बताती। इसके बाद कहाँ कहाँ धक्के खाए, अपनी खोख में मौजूद बच्ची की वजह से जिंदगी की गाड़ी घसीटती रही। बस सांसों की दौड़ नहीं टूट पाई, मगर अनाया नामी लड़की इसी दिन मर गई थी जिस दिन इसकी मोहब्बत का भरम टूट गया था। मामा, अक्षय की आवाज़ पर वो माज़ी की गिरदाव में फंसी जल्दी से बाहर निकली थी। वो शायद यूनी से लौट आई थी। मम्मा, कहाँ हैं आप? अक्षय के कमरे में आने से पहले वो अपना बैग 2 बार लॉक कर चुकी थी। आप यहाँ आए हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। वो शक्ल और सूरत में इसकी बिल्कुल कार्बन कॉपी थी। अजलत में इसके कमरे में दाखिल हुई थी। हाँ, रंगत और आंखों का रंग इसने हाशिर जहांगीर शाह से चुराया था। कैसा दिन गुजरा यूनिका? अनाया ने जल्दी से खुद को कंपोज किया और उससे निगाहें चुराई, मगर अक्षय को अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि माँ फिर गुजरे वक्त वो रो रही है। बहुत अच्छा गुजरा, प्लीज कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है, अक्षय ने कहा तो अनाया उसके साथ ही किचन में चली आई। आज ये एक प्यारी सी लड़की दोस्त बन गई। ईशा नाम था, बहुत अच्छी थी। लगता है यानी वाका वक्त तक गुजर जाएगा। वो बैठी अब अपनी माँ को इधर उधर की बातें सुनाती, इनका ध्यान भटकाने की कोशिश में मसरूफ हो गई। हाशिर अपने बेड पर आंखों पर बाजू रखे नींव दराज था। अभी अभी दिल की मेडिसिन ली थी। इसे दिल का एक हल्का सा माइनर अटैक आ चुका था। समरा आहिस्ते किसी कमरे में दाखिल हुई थी और इस शख्स को देखकर एक सर्द सी सांस खींची। बरसों पुरानी बात थी जब प्रॉपर्टी के पेपर इस शख्स ने समरा के मुंह पर दे मारे थे और कहा था कि तुमने इनके बदले अपने शौहर को बेच दिया। अब इसे बस इसी पैसे के साथ अपनी जिंदगी बसर करना पड़ेगी, क्योंकि यह इंतखाब इसका अपना था। शौहर और दौलत में से इसने दौलत को चुना था। वो इससे बेतहाशा नाराज था। वो तो शायद अपनी जिंदगी से ही रूठ बैठा था। वो माँ ही बेआब की तरह तड़प था। इसे महीनों तक पागलों की तरह ढूंढता रहा था। वो तो एक महीना मर्तबा कनाडा इसके एड्रेस पर भी होकर आया था, मगर वो इसे कहीं नहीं मिली थी। तब ढूंढ ढूंढ कर थक हार कर इसने अपनी शिकस्त तस्लीम करते खुद को कारोबार में झोंक दिया था। इसने ये शायद समरा से इंतकाम लिया था या खुद से, कि दौलत कमाने का जुनून इस कदर सर पर सवार किया था कि अपनी सेहत तक की परवाह नहीं की थी, ना किसी और की। वो घर पर कमी टिकता था। इससे समरा से हम कलाम होना छोड़ दिया था। बस ज़रूरत के वक्त ही बात किया करता था और पूरे 20 साल से इसकी यही रूटीन रही थी। अनाया के चले जाने से इसका जैसे सब कुछ चला गया था, लेकिन इसकी और समरा की बेटी की ख्वाहिश एक मर्तबा फिर इसे समरा के करीब लाई थी। मगर जैसे वो रहमत के काबिल नहीं थे कि नुमैर दीद उमैर के बाद फिर से एक बेटी की पैदाइश हुई थी जिसका नाम उन्होंने शहराम रखा था। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था, मगर इन सब में एक शख्स को पछतावा का ऐसा रोग लगा था कि वो अंदर ही अंदर से जैसे खत्म हो गया था। समरा कमरे में दाखिल हुई और आहिस्ते से चलती इसके बैग के करीब आई। हाशिर, आपकी तबीयत ठीक है? आप इसने इसके बालों में हाथ फेर कर पूछा था। हम्म, ठीक हूँ, आदत के मुताबिक मुख्तसर जवाब दिया। बाहर ईशा की शादी की तैयारियां हो रही है। समीना अभी भी बहुत खुश है, इतनी रौनक है। आप भी बाहर आ जाए, दिल बहल जाएगा। समरा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। काश वो कह सकता कि सन्नाटा अगर रूह की गहराइयों में उतर जाए तो रौनकें मुतासिर नहीं करती, मगर एक अरसा हुआ इसने अपने दिल की बात जबान से अदा करना छोड़ दी थी। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, तुम लाइट ऑफ करके जा सकती हो यहाँ से। हाशर ने कहा तो वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई थी। हाशर अपनी पॉकेट से निकाल कर अपना वॉलेट खोलकर देखा, जहां आज भी एक तस्वीर बड़ी आबताब से जगमगाती इसके दिल का लहू निचोड़ चुकी थी। नुमैर अजलत भरे अंदाज में ऑफिस में दाखिल हुआ था। अभी अभी एक ज़रूरी मीटिंग के लिए वो ऑफिस आया था। रास्ते में हुए इस छोटे से हादसे की वजह से पहले ही अच्छा खासा लेट हो चुका था। बहुत बड़ी टेंशन सर पर सवार हो गई थी। वो कम से कम इसे बहाने से कोई नाम अता पता तो पूछ ही लेता या गाड़ी का नंबर ही नोट कर लेता। अब इस दुनिया की भरी भीड़ में वो इसे कहाँ तलाश करेगा, जो एक पल एक लम्हा के लिए भी इसकी निगाहों से ओझल नहीं हो पा रही थी, ना ही इसके जहन से महू हो पा रही थी। 15 मंजिला बिल्डिंग के 7th फ्लोर के मेन हॉल से वो बेनिहानी में गुजर रहा था जब ग्लास वॉल के पार मैनेजर शहजाद के
कैबिन पर नजर पड़ी और पलटना भूल गई। वो तो आज भूल ही गया था कि कंपनी में आज प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब के लिए इंटरव्यूज लिए जाने थे। ये मंजर इसे अपनी जिंदगी का खूबसूरत तरीन मंजर लगा था, क्योंकि ग्लास वॉल के पार एक नीले लिबास में मौजूद नाजुक से वजूद ने इसके ध्यान के सब धागे अपनी जानब खींच लिए थे। कि वो नीला मंजर था जो काफी देर इसकी आंखों के पर्दे पर चिपक कर रह गया था। नुमैर हाशिर शाह ने वही खड़े खड़े एक फोन नंबर मिलाया जो पहले ही बैल पर रिसीव कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, कोई ख़ास बात? जी, मुझे अपने कैबिन के बाहर आकर मिले अभी, क्योंकि मैं वहीं खड़ा हूँ। यस सर, कहकर फ़ोन रखा। नुमैर ने एक सर्द सी सांस खींची और दिमाग में अल्फाज तरतीब देने लगा। कुछ ही देर में मिस्टर शहराज इनके सामने आए। यस सर। मिस्टर शहजाद ने नंबर को नुमैर को सवालिया निगाहों से देखा। ये जो सामने मोहतरमा है ब्लू ड्रेस में, बाबा की दोस्त की बेटी है। आप जानते हैं यहाँ सिर्फ मेरिट पर जॉब मिल सकती है, तो पापा ज़ाती तौर पर इनसे इंटरव्यू ले चुके हैं। ये बहुत काबिल तालीम याफ्ता और इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी के इंटरव्यू लेकर फॉर्मेलिटी पूरी करें, और ये बहुत खुददार है तो इन्हें पता ना चले कि ये जॉब इन्हें इस इंटरव्यू की वजह से नहीं मिली, मगर इन्हें फ़ौरन ज्वाइनिंग देकर मेरे ऑफिस में भेज दें। कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनकी प्रोग्रेस पे मैं ज़रा ताख़ीर नहीं चाहता। नुमैर ने फराटे से झूठ बोला। वो खुद भी बहुत बेयकीन था कि वो क्या कह रहा था। मिस्टर शहजाद ने सर हिलाया तो नुमैर मुस्कुराहट पास करते अपने ऑफिस की जानब चला गया। मैनेजर शहजाद अपने कैबिन में आए और इंटरव्यू शुरू किए। तानिशा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। इसे हैरत हुई इससे बाद में आने वाली लड़कियों को अंदर पहले बुलाया जा रहा था। तबीयत पर मकदूर सी हुई, शायद सिलेक्शन पहले ही हो चुकी थी। वो जी भरकर बदमज़ा हुई और शराफत से अपनी फाइल बैग में डालने लगी। नुमैर अपने ऑफिस आया था और बालों में हाथ फेर ताकि बेकरारी से इधर से उधर चकराने लगा था। फिर जब सुकून ना आया तो फिर से वहीं ग्लास वॉल के करीब आन खड़ा हुआ। नुमैर मुस्कुराया था। पहले दूसरे लोगों को अंदर जाकर देखकर वो रंग बरंगी मुंह बना रही थी। फिर शायद इसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तब वो बगैर इंटरव्यू देती ही फाइल बैग में रखती वहां से उठकर जाने की तैयारी में थी। वो तो शुक्र है कि सेक्रेटरी ने इसको आवाज़ दे दी थी। मिस, अब आपकी बारी है। सेक्रेटरी नीलम ने तानिशा से कहा तो वो एक सर्द सी सांस खींचकर मैनेजर के रूम तक आई। हल्की दस्तक दी, दरवाज़ा खुला तो वो अंदर दाखिल हुई, जहाँ दो अधेड़ उम्र सोबर से शख्स इंटरव्यू लेने के लिए टेबल के इस पार बैठे थे। हाँ बेटा, बैठ जाए। आप अपनी सीवी दिखाएं। मैनेजर शहजाद ने तानिशा से कहा तो अब की बार वो इनके अखलाक से मुतासर होकर इत्मीनान से इनके सामने बैठी और अपनी फाइल इनके आगे बढ़ाई। मैनेजर इस फाइल को उठाकर बगौर देखने लगे। बहुत कम उम्री में इसका अच्छा खासा जॉब एक्सपीरियंस था, क्योंकि शायद वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। बेटा, हम आपको इस जॉब के लिए अपॉइंट करते हैं, जो कि आपकी काबिलियत और तजुर्बा इस जॉब के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो ये रहा आपको अपॉइंटमेंट लेटर। और ये लेटर देने के बाद मैं कहूँ कि कल अगर ज्वाइन करेगी तो सरासर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आप भी ज्वाइन कर प्रोजेक्ट के बारे में समझ लें। मैंने शहजाद कहे जा रहे थे और वो हुड़ूकों की तरह इनका मुंह देखे जा रही थी। समझ ना आई क्या करे क्या कहे। चले मैं आपको आपका कैबिन दिखा दूं बेटा। मैनेजर शहजाद ने कहा तो तानीशा होश की दुनिया में वापस लौटी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, तानिशा ने कहा और खुशी से फूले ना समाते उठकर इनकी तकलीफ में चल पड़ी। इसकी सीवी नुमैर के फ़ोन कॉल पर इसके ऑफिस पहुंचा दी गई। खुद वो अपने कैबिन का जायजा ले रही थी। उम्मीद नहीं थी, जहां सबसे ज़्यादा ना उम्मीदी थी वहां युग का आम बन जाएगा। बेटा, आप ये फाइल्स देख लें। इन तीनों फाइल्स में कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट्स के तफसीलात हैं। अभी कुछ देर तक कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर उमर आपसे इस मुतालिक डिस्कस करेंगे, तो आपको ज़रूरी पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। मैं चलता हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इंटरकॉम पर बता दीजिएगा। कहते हुए मिस्टर शहजाद वहां से चले गए। तानिशा ने मुस्कुराते एक सर्द सी सांस खींची और अपनी सीट पर बैठकर वो फाइल्स पढ़ने लगी। वो फाइल्स अच्छे से पढ़ चुकी थी जब इंटरकॉम रिंग हुआ। मिस तानिशा, आपने अगर फाइल्स पढ़ ली है तो डायरेक्टर साहब के रूम में चली जाए। मैंने सेक्रेटरी शना को वहाँ भेजा है। आपको मिस्टर नुमैर के ऑफिस में पहुँचा देगी। एयरपीस से मैनेजर शहजाद की आवाज़ सुनाई दी तो वो फाइल्स हाथों में लेकर खड़ी हुई। इतने में ही शिना वहाँ चली आई थी और वो इसके पीछे एक कॉरिडोर से गुजरकर एक बड़े से ऑफिस के सामने खड़ी थी। इसने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। वो जो कब से बेचैनी से इस लम्हे का मुंतजर था, इस मुतरन्नम आवाज़ पर सर उठाकर ऊपर देखा। तानिशा की आंखों में शनासाई लहराई। ओह आप? तानिशा ने कहा और कंफ्यूज सी हुई। बैठ जाए मिस तानिशा, नुमैर ने नॉर्मल लहजे में कहा। तानिशा टेबल के पार इसके सामने बैठ गई।
यहाँ ऐसी डिस्कशन ठीक नहीं होगी, आप वहाँ आ जाए। नुमैर अपनी जगह से खड़ा हुआ और ऑफिस की एक तरफ सिटिंग एरिया की जानब इशारा किया, यहाँ जहाँ बड़े बड़े एल शेप सफ़ेद सोफे रखे हुए थे। वो दोनों ही उठे। तानिशा एक सोफे के किनारे बैठी तो नुमैर मुहतात अंदाज में दूसरे सोफे के किनारे पर बैठ गया। अब तानिशा ने फाइल टेबल पर रखी हुई थी और इनमें से वो ज़रूरी पॉइंट्स इसे बता रही थी। तो मैं बज़ाहिर फ़ाइल की जानब मुतवज्जा था, मगर दरमियान में एक सरसरी निगाह इस पर भी डाल लेता। इसे अभी तक ये समझ नहीं आई थी कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, ऐसी क्या कशिश थी कि वो इसकी जानब खींचना चला जा रहा था। और ज़िंदगी में पहली मर्तबा इसने कंपनी में इसके लिए थोड़ी सी चीटिंग करके सिफारिश से कोई एम्प्लॉय रखी थी, लेकिन अब इसकी ज़हानत और काबिलियत से इसे अपने फ़ैसले बिल्कुल दुरुस्त लग रहा था। सर, हमें जो ये थर्ड वाले कस्टमर हैं, सबसे पहले इनके प्रोजेक्ट की जानब तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, इनका प्रोजेक्ट कंपनी की काफ़ी देर से पेंडिंग पर रखा हुआ है। तानिशा ने कहा, मगर जब कोई हूँ हाँ का जवाब नहीं आया तो इसने फाइल से सर उठाकर इसे देखा। नुमैर की निगाहें जो इसके चेहरे पर जमी हुई थी, तानिशा की अपनी जानब देखने से वो बुरी तरह बड़बड़ाया था। हाँ, आपकी सजेशन पर गौर करूँगा मैम। मिस तानिशा, आप अपना काम मुकम्मल कर लीजिए, मुझे ज़रा ज़रूरी मीटिंग के लिए निकलना है। नुमैर जल्दी से उसके पास से उठा ताकि अपनी बेख्तियारी पर बुरी तरह झुंझलाया था। जहाँ कभी किसी को निगाह उठाकर देखने का दूर तक नहीं किया था, वहाँ अब इतनी मैच्योरिटी के बाद ऐसी टीनेजर्स जैसी हरकतें क्या इसे ज़ेब दे रही थी। वो इसीलिए बुरी तरह छटपटाते हुए अपने ऑफिस से ही बाहर निकल आया था। वो अपने ऑफिस की ग्लास वॉल के करीब खड़ा बाहर के मनाज़िर में गुम था। एक चेहरा था जो बसारत के पर्दे पर चिपक कर रह गया था, और ऐसा क्यों हुआ था इसे अभी तक समझ नहीं आई थी। तभी धार से दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था। यूशा दिलावर शाह ने एक सर्द सी सांस खींची। जानता था इसके ऑफिस में ऐसे तश्तर से बेमहार घड़ी की जरायत आखिर कौन कर सकता था। नुमैर आकर सोफे पर ढेर हुआ था। यूशा, इसने रूहान सा होकर इसे पुकारा। पता चल गया है सस्ते आशिक, तुमने इसे अपने ऑफिस में देखा और घुमा फिरा कर अगर प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब दे दी है और आज ही ज्वाइन भी करवा दिया है। मज़ाक क़ैस यूशा इसके कारनामों की लिस्ट गिनवाता सर धतने इसकी जॉ जानब मुड़ा तो नुमैर ने अपने जबड़े भेज लिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। नहीं, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था, बल्कि ऐसा करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा प्रपोज कर डालो। यूशा ने संजीदगी से कहा। तुम मजाक कर रहे हो ना? मैंने बेयकीन था। नहीं, तुम्हें कहाँ से लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? यूशा ने उसे घूरा। क्या मजाक है यार, तुम मेरी कैफियत और जज्बात का मजाक उड़ा रहे हो, है ना? हरगिज नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी उलझन का सीधा और सिर्फ हल बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे साथ ये सब होता तो मैं एक पल की भी देर नहीं लगाता। वो अब भी संजीदा था। मैं घर जा रहा हूँ, और जाओ ऑफिस देख लेना तुम। अजीब सी तबीयत हो रही है। नुमैर उठ खड़ा हुआ। मैं भी ईशा को लेने जा रहा हूँ। आज बेहतरी इसी में है कि हम ऑफिस से दूर ही रहें। दिमाग ही घूम गया है। आखिरी लाइन मुंह में बड़बड़ाया और वो दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए। वो सब इस वक्त हवेली के लाउंज में मौजूद थे, और एल शेप सोफे के दरमियान कपड़े, ज्वेलरी और दूल्हे के कपड़े और जूतों का एक अंबार सा लगा हुआ था। कल रात ईशा की मेहंदी थी, जिसका अरेंज हवेली की हिलौर में किया जाना था। समीना, फुप्पो, बलाज और हमदा 3 माह से ऑस्ट्रेलिया से रुखसती के लिए पाकिस्तान आए हुए थे और अपने अपार्टमेंट में रह रहे थे। आखिर फिर 3 माह के बाद वो वक्त आ ही गया जब वो रुखसत होकर पिया देर सुधर जाती। इधर वक्त हवेली में समीना बेगम, बालाज और हमदा भी मौजूद थे, और वो सबको अपनी शॉपिंग दिखा रही थी। कल मेहंदी का कंबाइंड फंक्शन हवेली में होना था। यूशा, नुमैर और बलाज इस वक्त लॉन में सारी अरेंजमेंट्स चेक कर रहे थे। अंदर ईशा ने खूब हल्ला गुल्ला मचा रखा था। अब भी वो ब्राइडल दुपट्टा ओढ़े सबसे पूछती फिर रही थी कि वो कैसी लग रही है। सबने इसे कहा था वो बहुत अच्छी लग रही है, मगर इसे तसल्ली नहीं हो रही थी। कौन रह गया है जिससे मैंने अभी तक नहीं पूछा? वो पुरसों अंदाज में बोली तो सब इसके पीछे मुस्कुरा दिए। छोटे बाबा, वो कहती हाशिर जहांगीर शाह के कमरे की जानब भाग गई। वो हाशिर के कमरे तक आई थी और हल्की दस्तक दी। अंदर आ जाओ। अंदर से हाशिर जहांगीर की आवाज़ आती तो वो कमरे में दाखिल हुई। हाशिर जहांगीर, जो रॉकिंग चेयर पर बैठा सिगरेट छोंक रहा था, इसे अपनी जानब आता देखकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। छोटे पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? ईशा ने इसके सामने आकर पूछा था। हाशिर ने मुस्कुराते इसके सर पर हाथ रखकर और इसे अपने सीने से लगाया। मेरी बच्ची आसमान से उतरी खूबसूरत परी लग रही है। हाशिर ने दिल से तारीफ की थी। यूशा 12 साल का था और ईशा 10 साल की थी जब दिलावर शाह की बीवी भाभी आरफा दिल के आरसे के बायस इस दुनिया से रुखसत हो गई थी।
दिलावर शाह का कारोबार चौंके दुबई में था तो वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, ना ही बीवी की बीमारी के दौरान पाकिस्तान आने का तकल्लुफ़ किया था। यही वजह थी कि यूशा इनसे इतना बदजन हुआ जो अपनी बीवी बच्चों की खातिर पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे। इनके पास दुबई जाने से इनकार कर दिया, हत्ता कि ईशा ने भी वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया। तब से यूशा और ईशा हाशिर जहांगीर शाह की फैमिली का ही एक हिस्सा थे। हाशिर ने अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर इन पर अपनी बदनाम शफकत लुटाई थी। सबला तो पहले यूशा और नुमैर की शादी करना चाहती थी, लेकिन जाने कि वो दोनों हर बार चिकनी मछली की तरह हाथ से फिसल जाते थे। इसलिए समीना के ही इसरार पर पहले ईशा की शादी तय पा गई थी कि वो मजीद इंतजार नहीं करना चाहती। नुमैर से छोटा वदीद भी था, अपनी क्लास फेलो में इंटरेस्टेड था और घर में बाबांग रहल ये ऐलान कर चुके थे कि वो एमन से ही शादी करेगा। किसी को कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए इनका निकाह भी बड़े धूमधाम से कर दिया गया था और अब घर में ईशा की शादी के हंगामे जाग उठे थे। सच में छोटे पापा? वो इनकी बात पर बच्चों की तरह खुश हुई थी। बिल्कुल सच। हाशिर मुस्कुराया था। तब वो रॉकिंग चेयर के सामने वाली दीवार पर आविज़ा इस पोर्ट्रेट के सामने आई थी। वो इस तस्वीर को इस कदर गौर से देख रही थी कि हाशिर जख्मी सा मुस्कुराया। यूशा और उमैर कमरे में दाखिल हुए थे। गुड़िया क्या देख रही है इस तस्वीर में? हाशिर ने ईशा को मुखातिब किया तो वो चौंक कर इनकी तरफ पलटी। चाचू, 3 माह पहले मेरी एक दोस्त बनी थी, अक्षा मूसा। इस तस्वीर में मौजूद खातून की शक्ल मेरी दोस्त से बहुत मिलती जुलती है, इतनी कि मुझे लगा कि ये अक्षा की ही तस्वीर दीवार पर आविज़ा है। ईशा ने सादगी से कहा तो हाशिर इसकी जानब देख कर रह गया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है बेटा, ये इस दुनिया में एक ही थी। हाशिर ने जख्मी सा मुस्कुराते हुए से कहा था। नुमैर और यूशा भी इसकी जानब अजीब निगाहों से देख रहे थे। आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं तो ठीक लिए, मैंने अपनी शादी में अक्षा को इनवाइट किया है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। इसने नाक चुराते हुए कहा तो यूशा और नुमैर भी हंस दिए थे। जरूर बुलाना गुड़िया, अगर ऐसी बात हो तो मैं भी तुम्हारी दोस्त को लाजमी देखना चाहूंगा। हाशिर ने कहते बात खत्म की। वो पैर पटकती कमरे से बाहर निकल आई। सर झटकती हुए बाहर निकली थी कि जमीन आसमान अपनी आंखों के सामने जैसे घूम से गए। ऐसा लगा था जैसे सर किसी लोहे के पहाड़ से टकराया था। उफ, मेरा सर, ईशा ने झुंझलाकर कहा। हाय मेरे दिल, एक भारी गमगीन आवाज से अपने बेहद करीब से सुनाई आती थी। तो ईशा बेधक कर एक कदम पीछे हटी। सामने ही वो हर वक्त संजीदा रहने वाला शख्स जिसे इस रूप में देख पड़ी दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। आ, आप यहाँ? वो बौखलाई। जी, नहीं आ सकता। इसका लहजा और निगाहें काफी मायने खीज थी। ईशा की यहाँ से खिसक में ही आफियत थी। मुझे मम्मा बुला रही है। वो उसके पहलू से होकर गुजरने लगी जब बलाश ने मुड़कर इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। तुम खुश तो हो ईशा? इसने मुहतात अंदाज में पूछा था, मगर इस अजनबी नरम लम्स पर ईशा के पसीने छूट गए थे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? ईशा ने निगाहें चुराते हुए उल्टा इसी से सवाल पूछा था। वो पप्पो का बेटा आजकल किसी को पसंद नहीं आता ना, इसलिए। इसने कान खुजाकर बज़ाहिर संजीदगी से कहा, मगर इसकी आंखों में साफ शरारत नाच रही थी। पहले तो ईशा हुनूकों की तरह इसका चेहरा देखी गई, मगर फिर बात समझ आने पर बेअख्तियार कहकह लगाकर हंसती अपना हाथ छुड़वा कर लाउंज में भाग गई। इसके पीछे वो भी दिलकशी से मुस्कुराया था। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। 3 माह हो चुके थे। जॉब काफी बेहतरीन थी, इसे काफी सारी सहूलियतें दी गई थी और सैलरी भी काफी अच्छी थी। वो इस जॉब से बेहद खुश और मुतमईन थी और काफी लगन और मेहनत से अपना काम कर रही थी। हाँ, मगर इनकी कंपनी का डायरेक्टर काफी खड़ूस टाइप का साबित हुआ था। पहले दिन से ऑफिस में बुलाकर काफी अच्छी डिस्कशन की थी। इस दिन इसने इसका लहजा काफी नरम और मेहरबान सा लगा था, मगर इसके बाद वो बहुत ज्यादा कम बल्कि ना के बराबर है इसके सामने आया था। कोई भी काम होता वो मैनेजर शहजाद के थ्रू अपना पैगाम तानिशा तक पहुंचाता है और इन्हीं के थ्रू प्रोजेक्ट की फाइल्स अपने पास मंगवाता था। लेकिन तानिशा को इस सब से रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। इसे बस अपनी जॉब से मतलब था और वो इस जॉब से बेतहाशा खुश थी। अब भी वो ब्लू कुर्ते ट्राउजर में मलबूस स्कार्फ ओढ़े हुए ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार थी। मामा, आरिफ मॉन्टेसरी के लिए बिल्कुल तैयार इसके पास आया था। सुर्ख सफेद रंगत, फूले गाल, ब्राउन आंखें,
سیاہ نیکر اور ریڈ شرٹ میں تانیشا کو اپنے پرنس پر ٹوٹ کر پیار آیا تو اسے گود میں بھر کر تانیشا سے اسے چھٹا چٹ چوم ڈالا۔ جی ماما کی جان۔ ماما آج آپ بھی آفس جائیں گی؟ وہ معصومیت سے بولا۔ کیوں بھائی، آج ایسے کیا خاص بات ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں اپنے لبوں پر لپ بام لگاتے ہوئے بولی۔ ماما آج آپ کی برتھ ڈے ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ آج بس پارٹی ہوگی، میں کیک کھاؤں گا۔ اس نے اپنی آج کی پلاننگ بتائی۔ تانیشا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا مگر وہ پھر بھی مسکرا دی۔ نو میری جان، کوئی پارٹی شارٹی نہیں ہوگی۔ ماما آفس جائیں گی کیونکہ ماما کو آفس میں ڈھیر سارا کام کرنا ہے۔ رہی کیک کی بات تو میں شام کو آتے وقت لے آؤں گی کیک، ہم سب کھا لیں گے۔ تانیشا نے بات ختم کی۔ اگر ڈیڈی ہوتے تو شبلائش دیتے، ہم پالتی تلتے، انجوائے کرتے۔ میرے ڈیڈی کہاں ہیں؟ وہ پھر زور و شور سے رونے والا منہ بناتے چلا کر کہنے لگا اور تانیشا کا اسے سنبھالنا مشکل ترین امر ہو گیا۔ اس کا خود کا دل چاہ رہا تھا دھاڑی مار مار کر روئے۔ وہ خود آفس سے لیٹ ہو رہی تھی، اس لیے ذرا سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے اس لیے روتے بلکتے پھپھو کے حوالے کرتی بھی جلے دل کے ساتھ آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ عشا دیکھو، تم نے پارلر بھی جانا ہے، اس لیے ذرا سا بھی وقت نہیں ہے تمہارے پاس، اور تم جانتی ہو مجھے تمہارے پارلر ڈراپ کر کے آفس پہنچنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بس جلدی سے کارڈ دو اور واپس جاؤ۔ یوشا نے گاڑی کیونی کی پارکنگ میں ایک طرف کھڑے کرتے اسے خاص تنبیہ کی تھی۔ نہیں ہوتی لیٹ، بس دو تین ہی تو دوست ہیں جنہیں یہ کارڈ بس ذات خود دے رہے ہیں، آپ پریشان مت ہو۔ عشا ناک چڑھاتی گاڑی سے اتری اور جلدی سے اپنا اپارٹمنٹ کی طرف جانا بھاگی۔ اپنی دونوں دیگر دوستوں کو کارڈ دے کر اب وہ لائبریری گئی تھی۔ اندازہ تھا کہ اکشا اس وقت لائبریری میں ہی ہوگی، مگر خوش قسمتی سے وہ اپارٹمنٹ سے باہر آئی تو وہ اسے پارکنگ کی جانب آتی ہی دکھائی دی تھی۔ اکشا! عشا نے اسے پکارا۔ یوشا چونک کر عشا کی جانب متوجہ ہوا اور پھر اس کی نگاہوں کی تعاقب میں سامنے سے آتی اس ہستی کو دیکھا۔ چہرہ کافی جانا پہچانا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جو 3 ماہ سے اب تک اس کے ذہن کے پردے سے اب تک محو نہیں ہو پایا تھا۔ اب بھی وہ لیمن کلر کے ٹاپ اور وائٹ ٹراؤزر میں سکارف اوڑھے اسے کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ عشا کی آواز سن کر اکشا اپنی جگہ پر رکی تھی۔ عشا اس کے قریب آئی اور اسے گلے لگی۔ 2-3 ہفتے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ تو دلہن صاحبہ کو وقت مل ہی گیا ملنے آنے کا، اکشا نے اسے گھور کر کہا۔ آئی ایم سو سوری یار، اس قدر مصروفیت تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلے لاسٹ سیمسٹر اور پھر ساتھ ہی شادی کی تیاریاں، لیکن اب شادی میں شرکت کرنا مت بھولنا، پلیز پلیز منع مت کرنا۔ عشا نے اسے شادی کا کارڈ تھماتے ہوئے کہا تو اکشا مسکرا دی۔ عشا جھوٹ نہیں بولوں گی، آج مہندی کے فنکشن میں تو مشکل ہے، گھر میں ایمرجنسی ہو گئی، ابھی میں گھر ہی جا رہی ہوں کیونکہ ماما کا فون تھا، گھر میں بھانجے نے ایک ہنگامہ سا مچا رکھا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، مگر وعدہ کرتی ہوں کل بینکویٹ میں لازمی پہنچ جاؤں گی۔ اکشا نے مسکرا کر کہتے اس کے گال سے گال مس کی تو عشا مسکرا دی۔ ادھر وہ ان کی جانب دیکھتے گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا کیونکہ وہ چلتے چلتے پارکنگ کی جانب بھی آ رہی تھی۔ یوشا نے اب کی بار غور سے دیکھا تھا۔ عشا ٹھیک کہہ رہی تھی، اس لڑکی کی صورت اچھی خاصی حاشر چاچو کی پہلی بیوی سے بہت ملتی جلتی ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ تھا، کیا راز تھا؟ کیا یہ سچ تھا کہ اس دنیا میں ایک ہی شکل کے 7 لوگ ہوتے؟ وہ بری طرح الجھ گیا۔ تم فکر مت کرو، پرامس بارات والے دن لازمی آؤں گی، مگر آج ویٹ مت کرنا۔ اس سے ایک مترنم باریک سی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دونوں یوشا کے قریب چلتی آئی تھی۔ اکشا، یہ میرے بڑی بھائی ہے یوشا دلاور شاہ۔ عشا نے اچانک تعارف کروایا تھا۔ السلام علیکم۔ اکشا نے سرسرہ اس کی جانب دیکھا اور عشا کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام، یوشا نے کہتے بہت مشکل سے اس پر سے نگاہ ہٹائی جو کسی ایلفی کی طرح اس کے سمیع چہرے سے خواہ مخواہ چپک رہی تھی۔ کل ملتے ہیں پھر، ابھی مجھے جانا ہوگا، مام فون پر فون کیے جا رہی ہیں، لگتا ہے آپ ہی سے رابطہ نہیں ہو رہا، اور عارب نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے، وہ کہتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں وہیں کھڑے رہے۔ اکشا نے بائک کی اور وہاں سے گاڑی نکال لی۔ تو واقعی سچ کہہ رہی تھی عشا؟ یوشا اب بھی گمسم سا تھا۔ مجھے معلوم ہے، کل اسے دیکھ کر چھوٹے پاپا بھی بہت حیران ہونے والے ہیں، وہ کہتی گاڑی میں بیٹھی۔ ان کے پاپا کا نام کیا ہے عشا؟ یوشا نے بظاہر سرسری سا پوچھا تھا مگر اب وہ اس لڑکی کا شجرہ نسب کھنگالنے کا پختہ ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ موسیٰ برہان ہے، عشا نے کہا تو یوشا نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ خاص سوچنے لگا۔ ارے خالہ کی جان، ایسے تھوڑی ضد کرتے ہیں،
अच्छा ठीक है, हम अभी के अभी घूमने चलेंगे, फिर मामा के ऑफिस जाकर पार्टी भी करेंगे, केक खाएंगे और ढेर सारे खिलौने लेकर वापस आएंगे। इसने आरिफ को गोद में उठाया जिसकी रो रो कर हिचकी बन चुकी थी। जब से ताशी इसे रोता छोड़कर गई थी, इसने रोना बंद किया, ना ही अपनी जिद छोड़ दी। आखिरकार अनाया को आजिज आकर अक्षय को फोन करना पड़ा था। तब वो आई, इसका मुंह हाथ धुलाकर चेंज किया और आखिर इसे बहलाने में कामयाब होती अब गोद में उठाकर अपनी गाड़ी की जानब जा रही थी। अक्षय ने इसे फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। तानिशा के ऑफिस का कार्ड देखकर एड्रेस तो मालूम हो ही गया था। अक्षय ने गाड़ी निकाली, सबसे पहले इसे आइसक्रीम खिलाई और एक छोटा सा केक खरीदा। अब गाड़ी तानिशा के ऑफिस की जानब रवा दवा थी। कुछ ही देर की मुसाफात के बाद इसकी गाड़ी इस बड़ी सी बिल्डिंग की पार्किंग में रुकी। वो गाड़ी से उतरी और आरिफ की तरफ आकर खिड़की खोलकर इसे बाहर निकाला और केक वाला शॉपिंग बैग हाथ में थाम लिया। इसके पीछे ही इत्तेफाकन एक और गाड़ी आकर रुकी थी जिसमें से यूशा और नुमैर बाहर आए थे। यूशा और नुमैर इसे यहाँ देखकर बुरी तरह चौंके थे, लेकिन अक्षय ने इनकी जानब नहीं देखा था। वो आरिफ का हाथ थामे पार्किंग से निकलकर इस वसी और इस बिल्डिंग में दाखिल हुई। इसके पीछे ही वो खामोशी से चलते अब उलझन भरी निगाहों से इसे यहाँ देख रहे थे। अक्षय तेजी से लिफ्ट की जानब बढ़ी तो आरिफ लड़खड़ाया। वो जल्दी से आरिफ की जानब मुतवज्जा हुई। इतने में ही यूशा और नुमैर लिफ्ट में दाखिल हो चुके थे। हालांकि जान ध्यान से अभी गिरते और चोट लग जाती तुम्हें, वो कहती जल्दी से लिफ्ट में दाखिल हो गई। इसकी तमाम तर तवज्जो वो नन्हा सा वजूद था। खाला, मम्मा यहाँ कहाँ कलती हैं? आर्य ने हैरत से शीशे के पार इस बिल्डिंग को देखा था। हाँ खाला की जान यही काम करती है। मैं मम्मा को मिस कर रहा था, अब मैं क्या करूँ? अगर मिस कर रहे थे तो अब हम मम्मा से मिल लेंगे ना मेरी जान। मैं मम्मा से नाराज हूँ, इसने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे डैडी के पास जाना है, इसने अपनी ही हाँ की। इन दोनों जाने क्यों वो हर वक्त डैडी डैडी की रट लगाए रखा था। अक्षय परेशान हुई। आ जाएंगे डैडी भी मेरी जान, लेकिन अभी मम्मा और खाला आरिफ को सबसे ज्यादा प्यार करती है और आरिफ को बहुत ज्यादा टॉय लेकर देगी, है ना? अक्षय ने फिर से इसको बहलाना चाहा जबकि पीछे खड़े दो अफराद मासूम सी बातों पर बेतहाशा महफूज हुए थे। इन्हें इसके यहाँ आने का मकसद भी मालूम हो गया था कि वो बच्चे को इसकी मामा से मिलाने लाई थी। खाला, हम यहाँ पार्टी करेंगे ना? हाँ मेरी जान, हम यहाँ सरप्राइज पार्टी तो देने आए हैं। अक्षय ने इसे कहा। वो लोग 5th फ्लोर तक पहुंच चुके थे। अक्षय इसका हाथ थामे लिफ्ट से बाहर निकली। किसी खदशे के तहत वो दोनों ही धीमे कदमों से इसके पीछे चल रहे थे। नुमैर ने इसे अभी तक नहीं पहचाना था, मगर यूशा इसे अच्छे से पहचान चुका था। नुमैर के हवाले से यूशा का दिल बहुत बुरी तरीके से धड़का था। वो इसके पीछे चलते अपने ऑफिस की जानब जा रहे थे, मगर अपने कैबिन के दरवाजे के सामने खड़ी तानिशा जो देख के नुमैर ठिठक कर रुका था, जिसे अनाया फोन करके अक्षय और आरिफ के ऑफिस आने का पहले ही बता चुकी थी। तभी वो बेचैनी से इनका इंतजार कर रही थी। मामा, आरिफ ने दूर से देखकर चिल्लाकर कहा और बात में तानिशा की जानब लपका। अक्षय मुस्कुरा दी। तानिशा अपने घुटनों के बल फर्श पर झुकी थी। वो करीब आया तो तानिशा ने इसे सीने में भेज लिया था, जबकि ये मंजर देखकर नुमैर के पहलों तले से जमीन सरक गई थी। इसे लगा इसका सांस बंद हो जाएगा। बज़ाहिर इसने खुद पर कंट्रोल करते अपने कदम वापस लिए थे। वो इसकी जानब मुतवज्जो नहीं था, मगर ये शायद इसकी भूल थी। वो तो इस राह पर शायद इस हद तक जा पहुंचा जाता जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी कि वो इसे अपनी बताए कुल मान बैठा था। लेकिन ये अब कैसा इंकिशाफ हुआ था इस पर, जो इसके दिल को अपने पैरों तले को चलता इसका वजूद रेजा रेजा कर चुका था। यूशा ने नुमैर का लट्ठे की मानद सफेद पड़ता चेहरा देखकर अपने लब बुरी तरह भेजे। तानिशा आरिफ को दीवाना वार चूम रही थी। अक्षा ने करीब खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरा प्रिंस नाराज है मुझसे? तानिशा ने इसका माथा चूमा तो इसने मुंह बनाते अस्मात में सर हिलाया। नो, अगर नालाज होता तो आपके लिए शपलाइश लाता, वो सुकून से बोला। ताशी कहकहा लगाकर हंसी। अच्छा चलो आप पार्टी करते हैं। वो फर्श से उठी और इसका हाथ थामा। अपने कैबिन में जाते इसकी पहली मर्तबा नजर अक्षा के पीछे खड़े अपने दोनों बॉस पर पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी सर, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था तो इसकी खाले से यहाँ ले आई थी। बस ये केक खाकर यहाँ से चले जाएंगे, वैसे भी लंच ब्रेक है तो इफ़ यू डोंट माइंड। जैसे नुमैर के चेहरे के तासुरात थे, तानिशा को लगा इसे इस ऑफिस आवर्स में ये सब करना पसंद नहीं आया था।
नो इट्स ओके, प्लीज कैरी ऑन, ईशा ने कहा और नुमैर का बाजू थामा। इसकी अब की बार अक्षा भी हल्का सा पीछे मुड़ी तो ईशा के बड़े भाई को तानिशा के पास बॉस के रूप में सामने देखकर हैरान हुई थी। प्लीज सर जॉइन अस, तानिशा ने सुलह मारी। थैंक यू सो मच, वो कहता नुमैर का बाजू थाम कर अपने ऑफिस की जानब चले गए थे और देखते ही देखते ऑफिस में गायब हो गए। वो तीनों तानिशा के ऑफिस में चले आया और फिर केक काटने के दौरान उन्होंने खूब हल्ला गुल्ला किया। आरिफ बहुत खुश था और तमाम जिद और नाराजगी भूल गया। लंच टाइम खत्म हुआ तो अक्षा इसे टॉयस दिलाने का बोलकर बहलाकर वापस ले गई, जबकि तानिशा अपने काम में मसरूफ हो गई।